मित्रों, आज हम उत्पादन फलन के बारे में पढ़ेंगे। एक साधन के प्रतिफल और एवं पैमाने के प्रतिफल के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम पढ़ते हैं कि उत्पादन का अर्थ क्या होता है। किसी वस्तु में उपयोगिता सर्जन करना अथवा वृद्धि करना ही उत्पादन होता है। हम किसी वस्तु में अगर उपयोगिता का सर्जन करते हैं, उसी को हम उत्पादन कहते हैं। बिना उपयोगिता का हम किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते, हमारे लिए उपयोगी नहीं होती है जब तक कि उसमें उपयोगिता का सर्जन नहीं हो। इन उपयोगिता के बारे में, उत्पादन के बारे में अनेक अर्थशास्त्रियों ने अपनी परिभाषाएं दी। उन अर्थशास्त्रियों में आपकी परिभाषाएं, एली की एक परिभाषा है, आर्थिक उपयोगिता का सर्जन ही उत्पादन है। आर्थिक उपयोगिता क्या हुई? आर्थिक का अर्थ होता है कि मुद्रा के रूप में, अगर उसमें मुद्रा की उपयोगिता का सर्जन होता है तो तभी उपयोगिता होती है। थॉमसन ने क्या कहा कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना ही उत्पादन है। किसी वस्तु का मूल्य अगर कम है और उसके मूल्य में वृद्धि करना ही उत्पादन है, ये थॉमसन ने कहा। आपके एच स्मिथ ने क्या कहा? उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तु में उपयोगिता का सर्जन होता है। उत्पादन वह प्रक्रिया, किसी वस्तु में उपयोगिता का अगर सर्जन होता है, उसी को हम क्या कहेंगे? उत्पादन कहेंगे। हम उत्पादन की अवधारणाएं देखेंगे। उत्पादन की 3 अवधारणाएं होती हैं। एक अवधारणाएं क्या है? कुल उत्पादन क्या होता है, सीमांत उत्पादन क्या होता है और औसत उत्पादन क्या होता है। हम अगर कुल उत्पादन का अगर देखते हैं तो हम कुल उत्पादन को हम 2 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। एक, अगर हम सीमांत उत्पादन को अगर जोड़ते रहें तो हमें कुल उत्पादन प्राप्त होगा, और अगर हम AR औसत उत्पादन और इकाइयों के साथ उनके गुणा करें तो हमें कुल उत्पादन प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं कुल उत्पादन होता है TP बराबर सम ऑफ MP, या हम TP बराबर AP इंटू L। ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं, अब सीमांत उत्पादन देखते हैं। सीमांत उत्पादन क्या है? MPN, N वस्तु बराबर TPN माइनस TPN माइनस 1। जो हम देखते हैं कि जो N माइनस 1 जो है वो पहले वाली वस्तु है, और N जो है TN है वो बाद वाली वस्तु है। अगर हम बाद वाली वस्तु से पहले वाली अगर वस्तु को घटा दें तो हमें MPN प्राप्त होगा। तो सीमांत उत्पादन को एक तो हम इस सूत्र के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, या हम MP डेल्टा TP बटे डेल्टा L के द्वारा हम इसको देख सकते हैं। अब हम देखते हैं औसत उत्पादन क्या होता है। औसत उत्पादन होता है AP बराबर TP बटे L। TP मतलब कुल उत्पादन और L मतलब इकाइयों की, साधन की इकाइयाँ कितनी हैं। अब हम देखते हैं कुल उत्पादन क्या है। कुल उत्पादन अगर हम देखें, कुल उत्पादन हम देखते हैं किसी एक निश्चित समय अवधि में उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पादन कहते हैं। इसको हम TP कहते हैं, टोटल प्रोडक्ट। ठीक है। तो किसी एक निश्चित समय अवधि होनी चाहिए, उसमें उत्पादित साधनों का प्रयोग करके जो उत्पत्ति के साधन होते हैं उनका अगर हम प्रयोग करके उत्पत्ति की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा, उनकी कितनी मात्राओं का प्रयोग किया, उसको हम क्या कहेंगे? कुल उत्पादन। हम देखते हैं एक और, तो हमने साधन भूमि स्तर साधन होती है उसको देखा। स्तर साधन में हमने एक जितनी साधन है उसको लिया है, और B में हमने लिया, B साधन हमने
श्रम परिवर्तनशील साधन है, तो इसको हमने एक श्रम बढ़ाया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से हमने 7 तक श्रम की मात्रा को बढ़ाया। तो उसमें हमें कुल उत्पादन कितना प्राप्त हो रहा है, टीपी। पहली जब हमने श्रम की एक इकाई का प्रयोग किया तो हमें 40 कुल उत्पादन प्राप्त हुआ। श्रम की हमने 2 इकाइयों का प्रयोग किया तो हमें 90 कुल उत्पादन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हम अगर श्रम की इकाइयों को बढ़ाते रहते हैं तो हमें बढ़ती हुई स्थिति से हमें कुल उत्पादन प्राप्त होता है और एक स्थान पे उत्पादन स्तर हो जाता है। उसके बाद वो ऋणात्मक कुल उत्पादन कभी नहीं होता है और फिर पुनः वो घटना शुरू कर लेता है। हम देखते हैं कि परिवर्तनशील साधनों की अधिक इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो प्रारंभ में कुल उत्पादन अधिक तेजी से बढ़ता है, इसके पश्चात धीमी गति से बढ़ता है और एक बिंदु पर ऐसा आ जाता है जहां कुल उत्पादन अधिकतम होकर बढ़ने के स्थान पर कम होने लगता है। इसका कारण यह है कि आरंभ में परिवर्तनशील साधन की कम इकाई लगाए जाने के कारण स्थिर साधन का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता है, परंतु जैसे जैसे हम परिवर्तनशील साधन की अधिक मात्रा का प्रयोग करने से उत्पादन गिरने लगता है। हम क्या देखते हैं कि पहले जो हमारे परिवर्तनशील साधन है, हमने जैसे जैसे परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों में वृद्धि की है, 1 से 2, 3, 4 बढ़ाया है, और जो हमारे साधन हैं, भूमि अगर एक टुकड़ा है किसी भूमि पे और एक व्यक्ति अगर उसका उत्पादन करता है, एक श्रम की एक इकाई लगाते हैं, तो वो उस खेत में उस प्रकार से उत्पादन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें अधिक श्रम की आवश्यकता है। पर एक समय ऐसा आ जाता है कि वहाँ पे जितने श्रमिक की आवश्यकता होती है, अगर उससे अधिक अगर हम वहाँ पे श्रमिकों को लगा लें तो वो क्या होगा, वो उत्पादन फिर कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि जितना श्रमिक उत्पादन कर रहे हैं उससे अधिक लगाते हैं तो उनको रेवेन्यू प्राप्त उतना नहीं होगा क्योंकि जो अतिरिक्त श्रमिक होते हैं उनका उत्पादन शून्य होता है। तो हम देखते हैं कि कुल उत्पादन देखते हैं हम, जब एक इकाई का प्रयोग किया, परिवर्तनशील साधन 1 किया तो हमें 40 प्राप्त हुए, फिर हमने 2 इकाई किया तो 90 प्राप्त हुए। तो ये क्या हुआ, 1 इकाई से 2 इकाई में जब हमने परिवर्तनशील साधन बढ़ाए तब क्या हुआ, अधिक उत्पादन हुआ। 3 इकाई में उससे अधिक उत्पादन हुआ, 4 इकाई में फिर हुआ उससे अधिक उत्पादन हुआ, उत्पादन बढ़ता रहा। 5 इकाई में उत्पादन बढ़ा, पर 6ठी इकाई में क्या हुआ, उत्पादन समान हो गया क्योंकि इसके बाद अगर हम 7वीं इकाई को अगर 7वें श्रमिक को बढ़ाते हैं तो हमारा उत्पादन कम होगा। तो हम देखते हैं कि एक स्तर के बाद अगर हम अपने परिवर्तनशील साधनों का मात्रा को बढ़ाते हैं तो हमें उत्पादन में घटती हुई दर प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि सीमांत उत्पादन क्या होता है। सीमांत उत्पादन एमपी किसी परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई या एक कम इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो अंतर आता है उसे उस इकाई का सीमांत उत्पादन एमपी कहते हैं। हम एक अतिरिक्त जो इकाई का प्रयोग करते हैं और कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आता है उसी को हम क्या कहते हैं, सीमांत उत्पादन। हमने देखा है कि अगर हम सीमांत उत्पादन को जोड़ते हैं तो हमें कुल उत्पादन भी प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि एक अतिरिक्त इकाई से उत्पादन में जो कुल उत्पादन में परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीमांत उत्पादन कहते हैं। तो सीमांत उत्पादन कुल उत्पादन में परिवर्तन को बताता है। मैंने बता चुका हूँ, जब परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग स्थिर साधनों को अपरिवर्तित रखते हुए किया जाता है, तो स्थिर साधनों को अपरिवर्तित करते हुए रखा जाता है, तो जो कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसी को हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। बढ़ता एमपी टीपी को बढ़ती दर से बढ़ाता है।
अर्थात बढ़ता एमपी का अभिप्राय टीपी में बढ़ती दर से वृद्धि है। हम देखते हैं ऊपर ये बता क्या रहा है कि हम जब एमपी बढ़ता एमपी टीपी को बढ़ती दर से बढ़ाता है। बढ़ता एमपी हम देखते हैं कि बढ़ता जो एमपी है सीमांत उत्पादन है, ये हमने देखा 40-50 हुआ, तो जो कुल उत्पादन को क्या कर रहा है, ये बढ़ती हुई दर से 40 से हम 90 जाते हैं तो कितने का अंतर आता है, हम देखते हैं ये 50 का अंतर आ रहा है। 50 का अंतर आ रहा है, कुल उत्पादन में 50 का अंतर आ रहा है। तो वो क्या कर रहा है, बढ़ता एमपी, यानी कि सीमांत उत्पादन बढ़ता रहेगा तो वो कुल उत्पादन को बढ़ती हुई दर से बढ़ाएगा। तो 40 से 50 में 50 का अंतर आ रहा है। अर्थात बढ़ता एमपी का अभिप्राय टीपी में वृद्धि दर से वृद्धि होती है। तो वृद्धि हो रही है, 50 की वृद्धि हो रही है। हम देखते हैं 40 से 90 में गया तो वो कितने 50 की वृद्धि हुई। इस प्रकार घटता एमपी का अभिप्राय टीपी में घटती दर से वृद्धि होती है। हम देखते हैं जो घटते एमपी, अब एमपी 50 से 40 हुआ तो कुल उत्पादन में जहाँ की 50 की वृद्धि हो रही थी, हम 40 से 90 में आए तो 50 की वृद्धि हुई थी, परंतु हम जब 90 से 130 में आए तो हमें क्या हुआ, 40 का ही परिवर्तन आया। कुल उत्पादन में कितना हुआ, 40 का परिवर्तन। 90 से हम 130 में आए तो 40 का परिवर्तन हुआ। तो क्या हुआ, जब सीमांत उत्पादन घटना शुरू हो गया, 50 से 40 पे आया, तो हमें क्या देखा कि कुल उत्पादन में भी वृद्धि में कमी आई। तो यही आपका ये चीज़ बता रहा है। तो हम देखते हैं, तो जब एमपी शून्य होता है तब टीपी वृद्धि रुक जाती है। ऋणात्मक एमपी का परिणाम है टीपी में गिरावट। हम देखते हैं कि एमपी जब शून्य होता है, एमपी कहाँ पे शून्य हो रहा है, जब हम परिवर्तनशील साधनों की 6 इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे एमपी शून्य हो गया। तो एमपी जब शून्य होता है तो एमपी यानी कि सीमांत उत्पादन जब शून्य होता है तो कुल उत्पादन में क्या होता है, गिरावट शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि परिवर्तनशील की साधन की 6 इकाइयों पर सीमांत उत्पादन शून्य है और कुल उत्पादन क्या है, 180 के बाद ये कितना होना शुरू हो गया, 160 होना शुरू हो गया। तो जब कुल उत्पादन तो 130 से 60, 180 के बाद पुनः छठी इकाई पर 180 रहा, परंतु जब 7वीं इकाई पर जब सीमांत उत्पादन शून्य हो गया, उसके बाद क्या हुआ, अगर हम 7वीं इकाई पे देखते हैं तो कुल उत्पादन में 20 की कमी आने लगी, जबकि छठी इकाई तक तो ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। उसमें 5वीं इकाई तक छठी इकाई में वो दोनों समान हैं। तो तब जब कुल उत्पादन में क्या होता है, कमी होनी शुरू हो जाता है, तो सीमांत उत्पादन क्या होता है, ऋणात्मक होना शुरू हो जाता है, जो कि -20 है। हम इसको आगे देखेंगे कि सीमांत उत्पादन -20 कैसे में हुआ और कहाँ पे हुआ, डायग्राम में इसको आगे हम पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। पर आप ये लगाना कि जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन उसमें शून्य हो जाता है और उसके बाद कुल उत्पादन में वृद्धि घटना शुरू हो जाता है और सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होना शुरू हो जाता है। नोट, श्रम की छठी इकाई पर सीमांत उत्पादन शून्य है, ये मैंने आपको बता दिया। इस बिंदु पर कुल उत्पादन अधिकतम है, बिल्कुल अधिकतम है 180, इससे अधिक कुल उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती है। इसके बाद श्रम की 7वीं इकाई पर एमपी ऋणात्मक हो गया, तो ऋणात्मक आपने देख लिया, -20 हो गया है, तो एमपी घटना शुरू हो जाता है। परंतु एक चीज़ आपने ध्यान रखना है कि कुल उत्पादन में कभी भी नकारात्मक रूप से नहीं बढ़ेगा, ना सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो सकता है, कुल उत्पादन और औसत उत्पादन कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, यह आपने याद रखना है। अब देखते हैं हम औसत उत्पादन। तो औसत उत्पादन एपी क्या होता है, परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहते हैं। आपने पढ़ा होगा मैथ में औसत, किसी भी विषय में आप औसत को पढ़ते हैं
तो वही ये भी है कि परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पादन का औसत उत्पादन कहा जाता है। तो जो परिवर्तनशील साधन है उसमें क्या परिवर्तन हुआ, उनकी इकाइयों से अगर हम भाग देंगे, जो कुल उत्पादन से अगर परिवर्तनशील इकाइयों का अगर हम भाग दे देंगे तो हमें औसत उत्पादन प्राप्त होगा। हमने देखा कि साधन ए में भूमि स्तर साधन है, एक स्तर साधन है, जबकि हम साधन बी में श्रम की परिवर्तनशील साधन है 1 2 3 4। हम श्रम को परिवर्तनशील देखते हैं 1 2 3, क्योंकि भूमि एक स्तर साधन है, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जितनी हमें प्रकृति ने हमें दे रखी है उससे अधिक हम उसको नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें जो भूमि दी है वो सीमित है। तो साधन भूमि क्या है, स्तर साधन है, और श्रम है उसको हम बढ़ा घटा सकते हैं। तो साधन बी में श्रम की परिवर्तनशील साधन 1 2 3 हमने देखा है। और कुल उत्पादन, अगर हमारे पास परिवर्तनशील साधन और कुल उत्पादन दिया है तो हम औसत उत्पादन निकाल सकते हैं। तो एपी का सूत्र मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एपी बराबर टीपी बटे एल। एल क्या है, परिवर्तनशील साधन, और टीपी क्या है, कुल उत्पादन। अगर हम कुल उत्पादन बटे परिवर्तनशील साधन या साधन की इकाइयों से भाग दे देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, औसत उत्पादन। तो हम देखते हैं परिवर्तनशील साधन हमारे पास 1 है, कुल उत्पादन हमारा क्या है, 40 है। तो 40 बटे 1 अगर हम भाग देते हैं तो हमारे पास 40 प्राप्त होता है। उसी हिसाब से हम देखते हैं श्रम परिवर्तनशील साधन 2 है, अगर 90 बटे हम 2 करते हैं तो हमें 45 प्राप्त होता है। और ये कुल उत्पादन में से हम परिवर्तनशील साधन या साधन की इकाइयों का अगर हम भाग दे देते हैं तो हमें औसत उत्पादन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से तीसरी इकाई से भी हमने प्राप्त किया, चौथी इकाई से भी हमने प्राप्त किया, और इसी प्रकार से सातवीं इकाई से भी हमें प्राप्त हुआ। तो हम क्या देखते हैं कि आरंभ में औसत उत्पादन बढ़ता है, श्रम की तीसरी इकाई से यह घटना प्रारंभ होता है। हम देखते हैं कि शुरुआत में श्रम परिवर्तनशील साधन की 3 इकाइयों तक तो इसमें वृद्धि होती है, 40 से 50, 40 से 45 हुआ, 45 से 43.3 हुआ। परंतु जो परिवर्तनशील साधन की चौथी इकाई है उसके बाद ये क्या हुआ, कम होना शुरू हो गया। उसके बाद फिर ये कम होना शुरू हो गया, 36 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 22 हो गया, 22.8 हो गया। परंतु ये ऋणात्मक नहीं होगा, ये आपने विशेष ध्यान देखना है कि औसत उत्पादन और कुल उत्पादन कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तीसरी इकाई में यह घटना प्रारंभ होता है, परंतु औसत उत्पादन सदैव धनात्मक होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। औसत उत्पादन एपी कभी शून्य अथवा ऋणात्मक नहीं होता है। जब ऋणात्मक नहीं होगा तो शून्य भी नहीं होगा और ऋणात्मक भी नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि कुल उत्पादन कभी भी शून्य नहीं होता है, तो औसत उत्पादन भी कभी शून्य या ऋणात्मक नहीं होता है। हम देखते हैं उसमें डायग्राम में इस टेबल में हमने श्रम परिवर्तनशील साधन 1 2 3 4 5 लिया है। हमें कुल उत्पादन देखा है हमने टीपी, जिसको कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। तो 25 45 60 70 75, और हमें सीमांत उत्पादन मैंने आपको बता चुका हूँ कि अगर हम जो वो कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसको हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। तो हमने जो परिवर्तन से साधन की 1 इकाई पे देखते हैं हम 25 को हम 25 लेंगे। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो मैंने क्या बताया था आपको, एमपी बराबर होता है TPN माइनस TPN माइनस 1। तो n-1 क्या हुआ कि जो पहली वाली इकाई है और जो बाद वाली इकाई है, टीपी क्या होती है, बाद वाली। टीपी मतलब होता है बाद की इकाई। तो बाद की इकाई कुल उत्पादन में बाद की इकाई क्या है, 45, और पहले की इकाई क्या है, n-1, यानी कि पहली वाली इकाई क्या है, 25। तो हम 45 में से 25 को अगर घटा दें तो हमें 20 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि हम 45 में से हमने 25 घटा दिया, क्योंकि ये n-1 था, ये क्या है
एन है हमारे पास, टी एन है, टी पी एन है ये हमारा, और ये क्या है, टी पी एन माइनस वन, क्योंकि पहले की इकाई है, ये क्या है, बाद की इकाई है। टी पी एन हमारी बाद की इकाई 45 है। इसी प्रकार से हम तीसरी परिवर्तनशील साधन की इकाई में देखते हैं, तो इसमें हमारा क्या होगा, बाद वाली जो इकाई होगी वो हमारी 60 होगी, और पहले टी पी एन माइनस वन क्या होगा, 45 होगा। तो हम 60 में से 45 को घटा देंगे तो हमारा 15 आएगा। फिर चौथी इकाई में देखते हैं, चौथी इकाई में हमारा टी पी एन क्या होगा, 70, और टी पी एन माइनस वन क्या होगा, 60। तो हम क्या करेंगे कि 70 में से माइनस 60 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 10। इसी प्रकार से पांचवी इकाई में टी पी एन क्या होगा, 75, और टी पी एन माइनस वन क्या होगा हमारा, 70। तो टी पी एन क्या है, 75, और 70 हमारे टी पी एन माइनस वन है। तो इससे घटा देंगे तो हमारे क्या होगा, 5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। सातवीं इकाई में भी हम देखते हैं कि सातवीं इकाई में भी, छठवीं इकाई में भी देखा हमने, तो हम क्या देखते हैं कि इन दोनों में टी पी एन भी वही है, और टी पी एन माइनस वन भी 75 है। तो इन दोनों को अगर हम घटा दें तो क्या होगा, हमें 0 प्राप्त होगा। फिर सातवीं इकाई में भी हम देखते हैं टी पी एन हमारे पास 70 है, टी पी एन माइनस वन कितना है, 75। तो हम 70 टी पी एन हम उसको घटा के टी पी एन माइनस वन को देखते हैं तो 75 है, तो हमें कितना प्राप्त होगा, -5 प्राप्त होगा। फिर हम आठवीं इकाई को परिवर्तनशील साधन की आठवीं इकाई में देखते हैं, तो हमारे पास टी पी एन कितना है, 60 है, और टी पी एन माइनस वन कितना है, 70 है। तो 60 में से अगर हम 70 को घटा दें तो हमारा -10 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होगा, सीमांत उत्पादन प्राप्त होगा। सीमांत उत्पादन तरीका तो एक तो कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं, और एक हम क्या कर सकते हैं, जो हमें सीमांत उत्पादन जो प्राप्त हुआ है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, कुल उत्पादन निकाल सकते हैं। तो हमने क्या देखा, 25 है ये, 25 में अगर हम 20 जोड़ते हैं, 25, तो 25 को हम ऐसे ही उतार लें प्रथम इकाई पर परिवर्तनशील साधन की प्रथम इकाई में। दूसरी इकाई में हम क्या करते हैं, जो 25 हैं परिवर्तनशील साधन, इसको हम जोड़ते रहेंगे, इस हिसाब से इसको जोड़ते रहेंगे, इससे इसको जोड़ेंगे, इसको अगर इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, कुल उत्पादन हम क्या जोड़ रहे हैं, इनको सॉरी हम इनको जोड़ रहे हैं, सीमांत उत्पादन को जोड़ रहे हैं, सॉरी सीमांत उत्पादन है हमारी, इनको अगर हम जोड़ते रहेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता रहेगा, कुल उत्पादन प्राप्त होता रहेगा। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारी सीमांत उत्पादन है, 25 को प्रथम इकाई में 25 ही लेंगे, तो 25 के बाद हमारी जो सीमांत उत्पादन है, 25 को हम 25 उतारेंगे, फिर हम 20 जोड़ देंगे, तो 20 हमने इस हिसाब से इसको जोड़ा है, तो 20 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 45 प्राप्त होगा। फिर हमने 20 जो हमें प्राप्त हुआ 45, अब हम 45 को क्या करेंगे, 45 प्लस क्या करेंगे, 15 जोड़ेंगे, तो हम 45 प्लस 15 जोड़ेंगे तो हमारे पास 60 प्राप्त होगा। जो बढ़ता रहेगा हम फिर उनको जोड़ते रहेंगे, फिर हमें क्या प्राप्त हुआ, 60 प्राप्त होगा। अब हम 60 में क्या करेंगे, 10 जोड़ेंगे, फिर हमें कितना प्राप्त होगा, 70 प्राप्त होगा, और 70 में हम क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, फिर हमें 70 में 5 जोड़ के कितना हो, 75 प्राप्त हुआ। अब हम 75 में क्या करेंगे, 0 जोड़ेंगे, तो 75 में 0 जोड़ेंगे तो 75 ही प्राप्त होगा। फिर इसी हिसाब से हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो हमें सीमांत उत्पादन से कुल उत्पादन प्राप्त हो सकता है, यही बताने की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपको। अब हम 75 में क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, क्योंकि ये है क्या है, माइनस है, सीमांत उत्पादन कितना, -5 है, तो 75 में से अगर 5 घटा दें तो हमारे पास 70 प्राप्त होगा। फिर हमें 70 में से 10 माइनस को घटाना है, तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 60 प्राप्त हो जाएगा।
तो हम सीमांत उत्पादन से कुल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब हम औसत उत्पादन हैं हमारे पास, और हमारे पास कुल उत्पादन प्राप्त है और परिवर्तनशील साधनों की इकाइयाँ प्राप्त हैं, तो तब भी हम क्या कर सकते हैं, हम औसत उत्पादन निकाल सकते हैं। तो परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ कितनी हैं? 25 हैं, 1 है, तो 25/1 करेंगे तो हमारे पास 25 प्राप्त होगा। 45/2 करेंगे तो हमारे पास 22.45 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसी प्रकार से जो कुल उत्पादन से हम परिवर्तनशील साधनों से भाग देते रहेंगे तो हमें प्राप्त होता रहेगा। ये हम आगे बढ़ते रहेंगे, इसी प्रकार से हमें प्राप्त होता रहेगा। तो हम क्या देखते हैं, अब हम यहाँ पे उत्पादन फलन क्या है, उत्पादन फलन के बारे में हम देखेंगे। उत्पादन फलन के बारे में हम देखते हैं कि उत्पादन फलन अपादानु, आप अगर हिंदी में देखेंगे तो ये थोड़ा टफ पड़ेगा, पर अपादानु को आपने याद रखना है। इनपुट्स बोलते हैं और एवं उत्पादनु को आउटपुट बोलते हैं। तो आपने आउटपुट इनपुट तो पढ़ा होगा, पर अपादानु और उत्पादनु वो चीज़ें आपने पढ़ी नहीं होगी। तो इनको आपने याद रखना है। इंग्लिश में भी जब पेपर आएगा तो इंग्लिश वर्जन भी ज़रूर देखें, क्योंकि जो ये शब्द हैं वो हिंदी में समझ में नहीं आते कुछ कुछ, और इनको हम क्या करेंगे, इंग्लिश में भी देखेंगे। तो अपादानु इनपुट और आउटपुट के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पादन फलन हमें यह बताता है कि समय की एक निश्चित अवधि में अपादानों के परिवर्तन से उत्पादन का आकार में किस प्रकार और कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है। तो अपादानों यानी कि इनपुट्स के परिवर्तन से उसके उत्पादन में यानी कि आउटपुट में क्या कितना परिवर्तन हुआ, कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ। इस प्रकार अपादानु यानी कि इनपुट्स की मात्रा और उत्पादन यानी कि आउटपुट की मात्रा के भौतिक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। हम देखते हैं इसमें भौतिक संबंध इम्पोर्टेंट, भौतिक संबंध को बताता है इनपुट्स और आउटपुट। हम देखते हैं इनपुट्स केवल भौतिक मात्रात्मक संबंध पर आधारित हैं, इसमें मूल्य का समावेश नहीं होता है। आपने याद रखना है कि उत्पादन जो फलन होता है उसमें मूल्य का कहीं जिक्र नहीं होता है। इसमें सिर्फ भौतिक वस्तु का ही जिक्र होगा, मात्रात्मक होगा, भौतिक मात्रात्मक होगा। इसमें मूल्य का कोई उल्लेख नहीं होगा। ये आपने ध्यान रखना है कि अगर हम उत्पादन फलन की बात कर रहे हैं तो इसमें मूल्य का कोई भी उल्लेख नहीं होगा, जबकि इसमें भौतिक मात्रात्मक संबंध को बताया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको मांग और मांग की लोच में बताया था। मांग की लोच जो होता है वो मात्रात्मक संबंध को बताता है और मांग जो होता है वो गुणात्मक संबंध को बताता है। इसी प्रकार से उत्पादन फलन में भी भौतिक मात्रात्मक संबंध को बताता है, इसमें मूल्य का कोई उल्लेख नहीं होता है। इसको आपने ध्यान रखना है। हम देखते हैं कि उत्पादन फलन क्या है। उत्पादन फलन क्या है, QX बराबर FABCD। तो QX क्या होता है, वस्तु X की भौतिक उत्पादन। वस्तु X ने कितनी भौतिक उत्पादन की है उसके बारे में बता रखा है। तो X वस्तु की भौतिक उत्पादन क्या है, इस पे जो प्रभाव पड़ा है। तो ABCD क्या है, उत्पत्ति के विभिन्न साधन होता है। अब उत्पत्ति के विभिन्न साधन क्या हैं, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। उत्पत्ति के साधन होते हैं, विभिन्न साधन होते हैं, श्रम, पूंजी, उद्यम, साहस, ये जो होते हैं उनको हम उत्पत्ति के साधन कहते हैं। तो जो उत्पादन फलन क्या होते हैं, उत्पत्ति के जो साधन हैं उनमें क्या प्रभाव पड़ा है, उनके पास क्या संबंध है, उसको वो बताता है। अब हम देखते हैं कि उत्पादन के साधन के बारे में, उत्पादन फलन के बारे में वाटसन ने क्या कहा। तो वाटसन ने कहा एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक साधनों के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। भौतिक साधनों के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। भौतिक साधन श्रम, पूंजी, उद्यम जो भी है उसमें हम मूल्य को नहीं जोड़ेंगे तो उत्पादन फलन
कहा जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं, लेब्टविच ने कहा, उत्पादन फलन का अभिप्राय फर्म के उत्पत्ति के साधनों और प्रति समय इकाई वस्तु और सेवाओं के बीच का भौतिक संबंध, जबकि मूल्य को छोड़ दिया जाता है। तो इन्होंने क्या कहा, मूल्य को छोड़ने पर जो भी इकाई, सबका बोलने का तात्पर्य वही है कि इनपुट्स और आउटपुट्स के भौतिक जो साधनों के बीच जो संबंध होता है उसको हम उत्पादन फलन कहा जाता है। तो उत्पादन नोट यहाँ पे देखते हैं, उत्पादन फलन आर्थिक संबंध न होकर एक तकनीकी समस्या है। आर्थिक समस्या, हम देखते हैं आर्थिक समस्या क्या है। आर्थिक समस्या आप देखते हैं कि अगर हम देखते हैं जहाँ पे आर्थिक आ जाता है यानी कि पैसा, पर उत्पादन फलन मुद्रा के रूप में इसको परिभाषित नहीं करता है। तो हम देखते हैं कि इसमें आर्थिक समस्या ना होकर, क्योंकि इसमें पैसे का कोई उल्लेख नहीं होता है, और उत्पादन फलन बिना पैसे का, बिना मुद्रा के द्वारा जो तकनीकी संबंध होता है, जो तकनीकी उसमें जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताता है। अर्थात उत्पादन फलन उत्पत्ति के साधनों और उत्पादन के बीच कोई आर्थिक संबंध अर्थात साधन और उत्पादन की मुद्रा में अभिव्यक्ति स्थापित नहीं करता, बल्कि साधन और उत्पादन के बीच तकनीकी संबंध अर्थात साधन और उत्पादन की मात्रात्मक अभिव्यक्ति स्थापित करता है। कहने का यही तात्पर्य है कि इनपुट्स और आउटपुट के बीच जो भौतिक संबंध बताता है, मात्रात्मक और भौतिक संबंध जो बताता है, उसको उत्पादन फलन ही कहते हैं। उसमें मुद्रा का कहीं उल्लेख नहीं होता है। आपने याद रखना है कि उत्पादन फलन में मुद्रा का या आर्थिक समस्या का कोई उल्लेख नहीं होगा। आर्थिक समस्या ही मुद्रा से ही उत्पन्न होती है। उत्पादन फलन की समस्याएं क्या हैं, अब हम देखते हैं। उत्पादन फलन का संबंध किसी निश्चित समय अवधि से होता है। उत्पादन फलन का जो संबंध होता है एक निश्चित समय में होती है कि इनपुट्स और आउटपुट्स लगाने पर किसी निश्चित समय में कितना उत्पादन हुआ, कितना आउटपुट हुआ, कितना इनपुट हुआ, कितने हमने लगाया और कितना हमें प्राप्त हुआ, परंतु वो मुद्रा के रूप में हमें परिभाषित नहीं करना है उत्पादन फलन के संबंध में। उत्पादन फलन के सभी उत्पादन अल्पकाल में परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्तर और अन्य परिवर्तनशील होते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि अल्पकाल में हम देखते हैं कि उत्पादन के जो साधन होते हैं उनको हम, कुछ साधनों को तो स्थिर रखते हैं और कुछ साधनों को हम परिवर्तित करके उत्पादन को करते हैं, परंतु हम देखते हैं दीर्घकाल में उत्पादन फलन के सभी अपादान परिवर्तनशील होता है। हम देखते हैं कि दीर्घकाल के समय किसी भी उद्योग के पास इतना समय होता है कि वो अपने साधनों में परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि अल्पकाल में किसी भी उद्योग के पास इतना समय नहीं होता है कि वो सभी साधनों को परिवर्तित कर सकता है, पर दीर्घकाल में अपने सभी साधनों को परिवर्तित कर सकता है दीर्घकाल में। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे। अल्पकाल क्या होता है, अल्पकाल उत्पादन फलन क्या होता है, दीर्घकाल उत्पादन फलन क्या होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो अल्पकाल में तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तकनीक में जो होती है वो स्तर रहती है, क्योंकि उस समय हमारे पास पूरा समय नहीं होता है जिससे कि हम तकनीक में परिवर्तित कर सकते हैं। तकनीक में परिवर्तित क्या, आप मशीन को, अगर कोई मशीन ख़राब होती है तो अल्पकाल में उस मशीन को आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, या उस मशीन के स्थान पर दूसरी मशीन नहीं लगा सकते हैं। ये होता है अल्पकाल में, हमारे पास समय कम होता है। उत्पादन फलन की क्या विशेषता है, इसके बारे में हम देखते हैं कि उत्पादन फलन उत्पत्ति के साधनों और उत्पादन के भौतिक मात्रात्मक संबंध को बताता है। वस्तुतः उत्पादन फलन एक अभियांत्रिकी धारणा है। तो उत्पादन फलन साधनों एवं उत्पादन के भौतिक मात्रात्मक संबंध को बताता है। मैंने ये कन्फर्म कर चुका हूँ कि ये साधनों और उत्पादन के भौतिक और मात्रात्मक संबंध को बताता है, अभियांत्रिकी है। ये अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है,
न कि ये मुद्रा के रूप में हम इसको परिभाषित करेंगे। इसमें आर्थिक कोई वो नहीं रहेगा, जबकि ये क्या है, एक टेक्निकल चीज़ है उत्पादन फलन। आप याद रखना, टेक्निकल है उत्पादन फलन, न कि ये आर्थिक है। हम देखते हैं उत्पादन फलन में अपादानु इनपुट्स एवं उत्पादन आउटपुट की कीमतों का कोई समावेश नहीं होता है। इस प्रकार उत्पादन फलन अपादानु इनपुट्स और उत्पादन आउटपुट मूल्यों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि उत्पादन फलन में मौद्रिक चीज़ों का कोई समावेश नहीं होगा। ये इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, ये न कि ये मौद्रिक या आर्थिक समस्या है। उत्पादन फलन का संबंध एक समयावधि से होता है। एक समय में होता है कि हमने कितने इनपुट्स लगाए और कितना हमें आउटपुट प्राप्त हुआ, मात्र ये चीज़ है। न कि इसमें कितने पैसे प्राप्त हुए, कितना कुछ वो प्राप्त, वो हमें नहीं देखना है। तो इस समयावधि में एक उत्पादन फलन हो सकता है जो समय की अवधि परिवर्तित होने पर परिवर्तित हो सकता है। क्योंकि हम इनपुट्स और आउटपुट्स अगर समय में परिवर्तन होगा तो उनके उत्पादन में भी परिवर्तन होगा, ये कन्फर्म है। उत्पादन फलन स्तर तकनीकी दशा पर आधारित है। तकनीकी दशाओं में परिवर्तन हो जाने पर उत्पादन फलन में भी परिवर्तन हो जाता है तथा फर्म को नवीन उत्पादन फलन प्राप्त होगा ही, क्योंकि इनपुट्स अगर हम बढ़ाते हैं तो आउटपुट भी हमें बढ़ेगा, ये कन्फर्म है। हम इनपुट को कम करते हैं तो आउटपुट भी हमें कम प्राप्त होगा, ये मात्र इस चीज़ को बताता है। जब फर्म अपने उत्पादन फलन कुछ अपादानों को स्थिर रखती हैं तथा कुछ का परिवर्तन करती हैं, तब इसे अल्पकाल उत्पादन फलन या परिवर्तनशील उत्पादन का नियम कहा जाता है। अल्पकाल में कुछ साधनों को तो स्थिर रखा जाता है और कुछ साधनों को क्या करता है, परिवर्तित किया जाता है। तो फर्म दीर्घकाल में जब सभी अपादानों इनपुट्स को परिवर्तित कर लेती हैं, तब इसे उत्पादन फलन को दीर्घकालीन उत्पादन या पैमाने के प्रतिफल कहा जाता है। क्योंकि दीर्घकाल में हमारे पास पूरा समय होता है तो हम इनपुट्स जो होते हैं उनमें हम परिवर्तित कर सकते हैं, साधनों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये देखना है कि उत्पादन फलन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परिवर्तनशील उत्पादन फलन, जो कि क्या होता है, अल्पकाल से संबंधित होता है। याद रखना, ये चीज़ मेरी गांठ बांध लेना कि जो परिवर्तनशील उत्पादन फलन है वो आपका अल्पकाल से संबंधित है। ये क्वेश्चन एलटी में भी आ रखा है, ये क्वेश्चन बहुत जगह आता है, ये क्वेश्चन नॉर्मल है, पर ये हमें याद रखना है कि परिवर्तनशील अनुपात उत्पादन फलन जो होता है वो अल्पकाल से संबंधित होता है। समान अनुपात उत्पादन फलन जो होगा वो दीर्घकाल से संबंधित होगा, ये चीज़ आपने याद रखना है। और अल्पकालीन उत्पादन फलन को हम ये भी कह सकते हैं कि एक उत्पादन फलन जिसमें उत्पादन के स्तर एवं परिवर्तनशील साधन दोनों होते हैं। अल्पकाल में हम कुछ साधनों को स्थिर रखते हैं और कुछ साधनों को परिवर्तित करके हम उत्पादन करते हैं, जबकि हम दीर्घकाल में क्या कहते हैं, ऐसा उत्पादन फलन जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित होते हैं, कोई स्थिर साधन नहीं रहता है। क्योंकि उत्पादन करने वाले के पास इतना समय होता है कि वो जो स्थिर साधन हैं उनमें भी परिवर्तन कर सकता है, हमें याद रखना है। अल्पकालीन उत्पादन फलन में साधनों का प्रयोग अनुपात बदलता है। अल्पकाल में साधनों का अनुपात बदलता है, याद रखना है कि अल्पकाल में साधनों का क्या होगा, एक अनुपात बदलेगा, पर जबकि दीर्घकाल में साधनों का प्रयोग अनुपात एक समान बना रहेगा, केवल उत्पादन का पैमाना बदलेगा। उसमें क्या होगा, दीर्घकाल में पैमाना ही बदल जाएगा, परंतु जो अल्पकाल में होगा वो साधनों का अनुपात बदलता है। इसमें साधनों का अनुपात बदलता है, परंतु दीर्घकाल में पैमाना ही बदल जाता है, सभी साधन परिवर्तित हो जाता है, तो पैमाना ही उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि साधनों का अनुपात बदलता है, तो ये किस में आएगा, ये आएगा अल्पकालीन में आएगा, अल्पकालीन। और जो दीर्घकाल में होता है उसमें पैमाना बदलता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि पैमाना के प्रतिफल का नियम किसको है, तो ये दीर्घकालीन उत्पादन फलन को कहा जाता है। एक साधन के प्रतिफल किसको कहते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन को कहते हैं, और पैमाने के प्रतिफल आपको दीर्घकालीन उत्पादन फलन को कहते हैं। आप याद रखना कि पैमाने के प्रतिफल का जो नियम है वो दीर्घकालीन उत्पादन फलन का नियम है।
आपने याद रखना है कि पैमाने के प्रतिफल को दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं और एक साधन के प्रतिफल को अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। यह आपने ध्यान रखना है। उत्पत्ति के नियम, जो उत्पत्ति के नियम होता है या अथवा परिवर्तनशील अनुपातों के नियम, अभी हम अल्पकालीन उत्पादन फलन के बारे में बात कर रहे हैं। इसको हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं, एक साधन के प्रतिफल नियम भी कहते हैं। कुछ साधनों को इस तरह के कुछ साधनों में परिवर्तन करते हैं, उसको वो भी कहा जाता है। अभी पहले हम अल्पकालीन उत्पादन फलन या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। फिर हम पैमाने के प्रतिफल या दीर्घकालीन उत्पादन फलन को देखेंगे। तो हम देखते हैं कि अल्पकाल में जब एक फर्म उत्पत्ति के कुछ साधन को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तित करती है, तब उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उन्हें उत्पत्ति के नियमों के नाम से जाना जाता है। तो कुछ साधनों को स्थिर रख के कुछ साधनों में परिवर्तित करके जो उत्पादन किया जाता है उसको परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या अल्पकालीन उत्पादन फलन का नियम कहा जाता है। उत्पत्ति के 3 नियम होते हैं या परिवर्तनशील अनुपातों के 3 नियम होते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन के 3 नियम होते हैं। याद रखना, साधन के बढ़ते प्रतिफल अथवा उत्पत्ति वृद्धि नियम, साधन के स्तर प्रतिफल या उत्पत्ति समता नियम और साधन के घटते प्रतिफल या उत्पत्ति ह्रास नियम। तो उत्पत्ति परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के 3 नियम होते हैं, इसको हमने देखा। अब हम देखते हैं कि साधन के बढ़ते प्रतिफल क्या होता है, तो या इसको कहते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या होता है। उत्पादन की प्रारंभिक जो अवस्था में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है, जबकि उत्पत्ति के अधिकांश साधनों को स्थिर रखकर एक साधन की मात्रा को परिवर्तित किया जाता है, तब उत्पादन में वृद्धि होती है, तब इसे उत्पत्ति वृद्धि नियम कहा जाता है। ठीक है, उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या होता है कि एक मशीन है, एक कोई उद्योग है या किसी ने अपना उद्योग शुरू किया, तो उसमें क्या होता है, एक मशीन है। उस मशीन में अगर 5 बंदे काम करते हैं, 5 श्रमिक काम करते हैं उसमें, तो उत्पादन क्या होगा, अधिक होगा। वो 5 श्रमिकों के लिए वहाँ पे उत्पादन कर सकते हैं, जो कि वो उत्पादन अधिक करेंगे। परंतु उसमें एक श्रमिक लगा है, तो वो जो मशीन है वो उस हिसाब से उत्पादन नहीं देगा, क्योंकि उस मशीन में क्या है, 5 व्यक्तियों की आवश्यकता है। फिर क्या होता है कि हम परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों को बढ़ाते हैं। श्रमिकों की इकाई क्या बढ़ाई हमने, 1 बढ़ाया तो उत्पादन वृद्धि हुई, 2 बढ़ाई तो उत्पादन वृद्धि हुई, 3 बढ़ाई तो उत्पादन वृद्धि हुई, और 4थी बढ़ाई उत्पादन और वृद्धि हुई, 5वीं बढ़ाई तो उत्पादन वृद्धि हुई। तो जो मशीन है उसने अपना उत्पादन अधिकतम कर लिया। वहाँ पे उतने ही श्रमिकों की आवश्यकता थी उस मशीन को चलाने के लिए। तो क्या हुआ, कुछ स्तर साधनों के साथ हमने परिवर्तनशील साधनों का जब उपयोग किया, तो जो वो संसाधन था उसका पूर्ण प्रयोग हुआ। पहले जब एक श्रमिक था तो उसका पूर्ण प्रयोग नहीं हो रहा था, वो उत्पादन उतना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस मशीन का पूर्ण प्रयोग नहीं हो रहा था। जब हमने उसमें श्रमिकों की वृद्धि की तो क्या हुआ, परिवर्तनशील साधनों को जैसे हमने बढ़ाया तो उसका उत्पादन भी बढ़ता रहा। तो जिसको हम क्या कहते हैं, साधन के बढ़ते प्रतिफल या उत्पत्ति वृद्धि नियम को कहा जाता है। इसको हम ये देखते हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम की क्रियाशीलता का मुख्य कारण कि साधनों की इकाइयों का उत्तरोत्तर प्रयोग करने से संगठनात्मक सुधार होता है, साधनों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है तथा बड़े पैमाने की आंतरिक और बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं, जिसके फलस्वरूप स्तर और अविभाज्य साधनों का अनुकूलतम प्रयोग संभव होने लगता है, जिसके कारण सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन दोनों बढ़ने लगते हैं। मैंने क्या कहा कि जो आपकी क्या है, अविभाज्य मशीन को हम तोड़ नहीं सकते। ऐसे तो नहीं कर सकते हैं कि 3 श्रमिक चाहिए तो 3 श्रमिकों के लिए हमने एक मशीन रख दी। हमने एक भूमि थी, ऐसा तो नहीं किया कि हमने आधे भूमि में उत्पादन किया, आधे भूमि पे नहीं किया, क्योंकि हमारे पास भूमि का एक वो है, हम उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं।
हमें श्रमिक बढ़ाने पड़ेंगे जितने उस भूमि में कार्यशील, जितने उत्पादन कर सकते हैं। तो हमें क्या किया, तो हमने जो अविभाज्य साधन थे हमारे, उनमें अगर हमने श्रमिकों की परिवर्तनशील साधन, श्रमिक क्या है, परिवर्तनशील साधन है, भूमि क्या है, स्थिर साधन है, जो वो है जो मशीन है वो स्थिर साधन है, उसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम उनमें श्रमिकों में वृद्धि करते हैं तो क्या होता है कि जो हमने परिवर्तनशील साधन बढ़ाए तो उससे क्या हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई। तो उसमें क्या हुआ, परिवर्तनशील साधनों की अविभाज्यत स्थिर साधनों की अविभाज्य के कारण हमने जो परिवर्तनशील साधन बढ़ाए तो उससे क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा। और उत्पादन बढ़ने से क्या होता है कि सीमांत उत्पादन भी बढ़ेगा और औसत उत्पादन भी बढ़ेगा। हम देखते हैं कि परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई जैसे हमने बढ़ाए तो कुल उत्पादन भी हमारे 4, 10, 19, 33, 51, 76 ऐसा हुआ। औसत उत्पादन हमें पता ही है कि हम अगर परिवर्तनशील साधन और कुल उत्पादन से अगर हम भाग दे दें तो हमें क्या होगा, औसत उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। तो हमने 4/1 किया तो हमें औसत उत्पादन प्राप्त हुआ। वैसे ही हमने 10 से 2 का भाग दिया तो हमें 5 हुआ। इसी प्रकार से हमने परिवर्तनशील साधन और कुल उत्पादन के साधनों से परिवर्तनशील साधनों से भाग देने पर जो हमें भागफल प्राप्त हुआ वो हमारा क्या हुआ, औसत उत्पादन हुआ। कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उससे हम सीमांत उत्पादन निकाल सकते हैं। तो कुल उत्पादन में परिवर्तन कितना हुआ, 4 के बाद क्या हुआ, इसमें कितना का अंतर आया। हम देखते हैं कि 10 में से हमने 4 घटाया तो हमें 6 प्राप्त हुआ। 6, अब 6 के बाद हमने 19 में से 10 को घटाया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त हुआ। तो हमें सीमांत उत्पादन ये प्राप्त हुआ। तो हम कुल उत्पादन के परिवर्तन से कुल उत्पादन के परिवर्तन में जो परिवर्तन हुआ हमें सीमांत उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमने कुल उत्पादन 4, 10, 19, 33, 51 और 57 में से एक घटाते रहे तो हमें क्या हुआ, सीमांत उत्पादन प्राप्त होता रहा। हम देखते हैं इसको डायग्राम के रूप में देखते हैं। तो हमारा क्या है, इसमें इस कंडीशन में क्या हुआ, जब हमने विद्यमान प्रतिफल का जो नियम है, जो हमें अभी हमने जो पढ़ा, साधन के बढ़ते प्रतिफल या उत्पत्ति वृद्धि नियम में देखा, हमने क्या देखा कि हमें इसमें क्या होता है, इसमें औसत उत्पादन और कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन क्या होता है, बढ़ते हैं। परंतु जो हमें सीमांत उत्पादन होता है वो क्या होता है, वो औसत उत्पादन से अधिक हैं। ये हमने देखा। ये जो है सीमांत उत्पादन, ये है MP ग्रेटर देन AP। ये हमने डायग्राम देखा। तो ये जो डायग्राम है MP AP से अधिक है। आप देख सकते हैं ये ऊपर है, किससे, AP से। तो इसका जो डायग्राम है वो ऊपर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें AP अधिक रहता है, MP AP से अधिक रहता है। तो परिवर्तन साधन की इकाइयों में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है तो वैसे वैसे AP और MP दोनों बढ़ते रहते हैं। तो उत्पत्ति वृद्धि नियम में क्या होता है, MP अधिक रहता है AP से। परिवर्तन साधन के बढ़ते प्रतिफल की क्रियाशीलता और साधन के बढ़ते प्रतिफल की क्रियाशीलता के कारण है, इसको हम देखते हैं। स्थिर साधनों की लागतें भी स्थिर होती हैं। लागत स्थिर होने पर उत्पादन की वृद्धि प्रति इकाई औसत लागत को कम करेगी। तो जो साधन होते हैं, स्थिर साधन होते हैं, उत्पत्ति वृद्धि प्रति इकाई औसत उत्पादन को कम करेगी, औसत लागत को कम करेगी। क्योंकि जैसे ही हम स्थिर साधन बढ़ाएंगे तो औसत लागत कम होगी। औसत लागत क्या होगी, उसमें जितना खर्चा, औसत जितना खर्चा हो रहा वो कम होता रहेगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम परिवर्तनशील साधन जो स्थिर साधन हैं उनमें क्या कर रहे हैं, स्थिर साधनों में हम परिवर्तनशील साधन उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। जितना वो उत्पादन कर सकता है, भूमि जितना उत्पादन कर सकते हैं उसमें हम उतने श्रमिक लगा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, उससे उस भूमि का अनुकूलतम प्रयोग हो रहा है। अगर उस भूमि का अनुकूलतम प्रयोग हुआ तो वो उत्पादन अधिक करेगी। परंतु एक ऐसा बिंदु आएगा जहाँ पे वो क्या करेगी, अनुकूलतम प्रयोग होने के बाद वो
शून्य उतना ही उत्पादन देगी, उसके बाद ऋणात्मक उत्पादन, क्योंकि हम उसमें अधिक श्रमिक लगाएंगे तो उतना वो नहीं होगा। वो घटते प्रतिफल का नियम, वो जो घटता जो नियम होगा उसके बारे में देखेंगे। साधनों की अविभाज्यता, इस नियम की क्रियाशीलता होने के इसका के लिए श्री जॉन रॉबिन्सन ने ध्यान आकर्षित किया। उनके अनुसार उत्पत्ति के साधन इस प्रकार की प्रकृति के होते हैं कि उनका आवश्यकता अनुसार विभाजन नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ में स्तर साधनों के साथ कम परिवर्तनशील साधन प्रयोग किए जाते हैं जाने के कारण स्तर साधनों का पूर्ण विदोहन नहीं हो पाता है। जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन प्रयोग किए जाने के कारण स्तर साधनों का पूर्ण विदोहन नहीं हो पाता है, और जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन बढ़ाए जाते हैं स्तर साधनों का पूर्ण विदोहन होने के कारण उत्पादन में तेजी से वृद्धि होती है और लागत घटने लगती है, जिस कारण स्तर साधनों की अविभाज्यता के कारण उत्पत्ति वृद्धि नियम क्रियाशील होता है। वही कह रहा हूँ कि जो स्तर साधन होता है उनका पूर्ण विदोहन नहीं होता है। भूमि का जितने उसमें श्रमिकों की आवश्यकता है उनका अगर पूर्ण प्रयोग हो जाए तो अधिक उत्तरोत्तर वृद्धि देगी, परंतु जिस समय तक उसको अगर उनका अनुकूलतम प्रयोग नहीं होगा तो वो क्या करेगी, कम उत्पादन देगा। तो ये भी श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने ये अपने इसमें बताया है। कारकों में उचित समन्वय, जब तक उत्पादन के स्तर कारक का अल्प प्रयोग होता है तो परिवर्तनशील कारक की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करके स्तर और परिवर्तनशील कारक की समन्वय में वृद्धि होता है, और जिसके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई दर से वृद्धि होती है। क्योंकि जब उत्पादन में परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाया जाता है तो उनका अनुकूलतम प्रयोग होना शुरू हो जाता है और कुल उत्पादन में भी क्या होता है, वृद्धि होता है। तो हम साधन के बढ़ते प्रतिफल में देखते हैं, मैंने पहले भी बता रखा हूँ कि MP अधिकतम होता है AP से, MP ग्रेटर देन AP। तो इस स्थिति में साधन के प्रतिफल में क्या होता है, जो डायग्राम होता है MP का वो AP से अधिक होता है। तो हमने यहाँ पे देखा परिवर्तनशील साधन और AP और MP। अब हम इसको लागत की दृष्टि से अगर देखें तो लागत क्या होता है, लागत अगर देखते हैं तो लागत की दृष्टि से बढ़ते प्रतिफल नियम को लागत ह्रास नियम कहा जाता है। बढ़ते प्रतिफल नियम के अंतर्गत परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाने से सीमांत उत्पादन में वृद्धि होती है, और जिसके कारण AC और MC घटना प्रारंभ होता है। अब AC और MC क्या है, AC मतलब होता है औसत लागत और सीमांत लागत। तो क्या होगा, अगर बढ़ते प्रतिफल की दृष्टि से देखें तो बढ़ता अगर प्रतिफल होगा तो क्या होगा, औसत लागत तो कम में लगेगी, क्योंकि उत्पादन अधिक हो रहा है तो लागत क्या होगी, कम होगी। तो लागत कम होगी तो औसत लागत कम होगा और सीमांत लागत भी कम होगा, तो जो कि इसमें दिखाया गया है। परंतु क्या है, साधन के बढ़ते फल में जो कुल औसत लागत, इसमें क्या है, सीमांत लागत ग्रेटर देन औसत लागत। परंतु इसमें क्या होता है, लागत की दृष्टि से देखते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा हो जाता है। तो इसमें सीमांत औसत जो औसत लागत, ये गलत है, यहाँ पे मैंने ये गलत लिख रखा है, ये AC है और ये क्या है, MC। तो AC ग्रेटर देन MC, तो इसमें क्या होता है, AC ग्रेटर देन होता है, AC अधिक होता है, ये आपका AC दिख रहा होगा, और ये क्या है, MC है। तो AC ग्रेटर देन MC, AC बड़ा होता है MC से, यानी कि औसत लागत अधिक होती है सीमांत लागत से। ये AP नहीं है, क्योंकि ये गलत लिख रखा है ना, इसको आप सुधार लेना, ACU का ये AC लेस देन MC लेस देन AC, या AC ग्रेटर देन MC, यानी कि AC बड़ा है, AC बड़ा है MC से। ठीक है, हम ये देखते हैं यहाँ पे, और हम देखते हैं कि साधन के बढ़ते फल में क्या होता है कि जो औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन होता है
वो तो क्या होते हैं, वो बढ़ते हैं, पर जो औसत लागत और सीमांत लागत होते हैं वो कम होते हैं। आप इसको अपने दृष्टि में देख सकते हैं, जब उत्पादन बढ़ता है तो लागत कम ही होगी, क्योंकि उत्पादन बढ़ रहा है। तो इसको आप अपने जनरल उसमें भी देख सकते हो। साधन के स्तर, प्रतिफल, उत्पत्ति समता नियम। अब उत्पत्ति समता नियम क्या है? तो साधन के समान प्रतिफल से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से उनकी सीमांत उत्पादन में वृद्धि नहीं होता है। इस स्थिति में सीमांत उत्पादन MC स्तर हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कुल उत्पादन में वृद्धि समान दर से होती है। उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम के बीच की कड़ी को उत्पत्ति समता नियम कहा जाता है। उत्पत्ति वृद्धि नियम की समाप्ति की दशा में क्षणिक अवस्था के लिए उत्पत्ति समता नियम उपस्थित होता है, तुरंत ही उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील हो जाता है। उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम के बीच की जो कड़ी होती है उसको क्या कहते हैं? उत्पत्ति समता नियम। जहाँ पे उत्पत्ति वृद्धि नियम खत्म होती है, वहाँ पे क्षणिक दृष्टि के लिए उत्पत्ति समता नियम क्रियाशील होता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो हैंसन ने क्या कहा कि साधन के समान प्रतिफल के नियम के अनुसार कारक के समान प्रतिफल उस समय प्राप्त होता है जब परिवर्तनशील कारकों के अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से उत्पादन में समान दर से वृद्धि होती है। क्या कहता है वो कि हैंसन कहता है कि जब हम परिवर्तनशील साधनों की अतिरिक्त इकाई को बढ़ाएं, तब भी जो उत्पादन होता है वो समान रूप से बढ़े, उसमें वृद्धि न हो न कमी हो। तो समान रूप से अगर बढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? समता नियम, उत्पत्ति समता नियम। उत्पत्ति समता नियम को हम देखते हैं तो परिवर्तनशील साधन की इकाएँ, हमने परिवर्तनशील साधन की इकाएँ 1 2 3 4 5 6 बढ़ाई, तो जो कुल उत्पादन है उसमें तो वृद्धि हो रही है, पर औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन क्या रहता है? वही रहता है। देखते हैं, कुल उत्पादन हमने 30 60 ये बढ़ाया, तो हम देखते हैं कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको कि हम औसत उत्पादन कुल उत्पादन भागा परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से अगर हम भाग दे दें तो हमें औसत उत्पादन प्राप्त होगा। 30 से हम 1 का भाग दें तो हमें 30 प्राप्त होगा। 60/2 करेंगे तो हमें क्या होगा? 30 प्राप्त होगा। तो 90 से हम 3 का भाग देखें तो हमें 30 प्राप्त होगा। तो हमें क्या हो रहा है? हम यहाँ पे देखते हैं कि औसत उत्पादन हमें क्या प्राप्त हो रहा है? वही प्राप्त हो रहा है। और सीमांत उत्पादन भी हम देखते हैं कि जो परिवर्तन हो रहा है कुल उत्पादन में, ये 30 है। इसके बाद अगर हम 60 - 30 करेंगे तो हमें 30 प्राप्त हो रहा है। फिर 90 माइनस हम 30 करेंगे तो हमें भी 30 प्राप्त हो रहा है। जो हमें क्या बोलते हैं? सीमांत उत्पादन क्या होता है? कुल उत्पादन में जो परिवर्तन हो रहा है। तो 120 माइनस 90 करेंगे तो हमें कितना? 30 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम परिवर्तनशील साधनों में अगर वृद्धि कर रहे हैं तो हमें औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन वही प्राप्त हो रहा है। तो उत्पत्ति समता नियम को हम देखते हैं, तो AP और MP, ये डायग्राम है आपका। AP ये है और MP ये है। तो हमने इसमें X अक्ष में हमने AP और MP को लिया है और Y अक्ष में AP और MP को लिया है। X अक्ष में हम परिवर्तनशील साधनों को लिया है। तो जो ये है, ये क्या है आपका? ये समांतर चल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि उत्पत्ति के अगर हम परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों को अगर हम बढ़ाते भी हैं तो हमें सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन वही प्राप्त हो रहा है। जैसे हमने परिवर्तनशील साधन की A से B इकाई परिवर्तित की, C इकाई परिवर्तित, A से हमने B इकाई परिवर्तित की, B से हमने C इकाई परिवर्तित की, पर हमारा जो औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन क्या है? वही प्राप्त हो रहा है। इसमें कोई परिवर्तित नहीं हो रहा। हमें A उत्पादन प्राप्त हो रहा तो A प्राप्त हो रहा है, B नहीं हो रहा। ये बढ़ नहीं रहा है, यह ना हमारा ये घट रहा है। हम परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों को हम बढ़ा तो रहे हैं, हम परिवर्तनशील साधनों की इकाई को बढ़ा रहे हैं,
परंतु परिवर्तनशील साधन की इकाई को हमने ये बढ़ाया, परंतु हमें सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन वही प्राप्त हो रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है, ये हमें देखना है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं लागत में क्या होता है। तो हम परिवर्तनशील साधन लिए हैं, यहाँ पे हमने कॉस्ट लिया है, या यहाँ पे औसत लागत और सीमांत लागत ली है। तो हम परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों को कितना भी बढ़ा दें, ए से बी कर दें, बी से सी कर दें, तब भी हमें क्या होगा, औसत लागत और सीमांत लागत वही प्राप्त होगा। जैसे हम देखते हैं कि हमने जैसे 2 इकाई थी, 2 श्रमिक थे, परिवर्तनशील साधन 2 थी, उसको हमने बढ़ा के 3 कर दिया, 3 के बाद हमने श्रमिकों को 4 कर दिया, पर हमें जो लागत लग रही है वही प्राप्त हो रही है। कितनी? सेम वही प्राप्त हो रही है। जो भी हो, x मान ले, इसको 5 मान ले, तो लागत हमें क्या हो रही, 5 ही प्राप्त हो रही है उसकी लागत। परंतु हम परिवर्तनशील साधनों को बढ़ा रहे हैं, उससे हमें लागत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसको क्या कहेंगे, समता नियम कहेंगे। तो AP और MP इस दशा में बराबर होकर एक पड़ी रेखा के रूप में x अक्ष के समानांतर होते हैं। तो x अक्ष के समानांतर आपको ये पता है, ये है x अक्ष, और ये इसके क्या हो रहा है, समानांतर, समान, इसके समान चल रहा है, ये समान। तो ये क्या होता है, x अक्ष के समानांतर चल रहा है। तो साधन के स्तर प्रतिफल की दशा में लागत पक्ष भी स्थिर रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप लागत समता नियम लागू होता है। इसमें भी समान रूप से प्रतिफल प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं साधन के घटते प्रतिफल या उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है। उत्पत्ति ह्रास नियम किसको कहते हैं? साधन के घटते प्रतिफल की दशा में तब उत्पन्न होता है जब परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन घटने लगता है, और जिसके परिणाम स्वरूप कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। इस दशा में उत्पादन की सीमांत लागत बढ़ती है, MC बढ़ती है। हम क्या देखते हैं, जो साधन के ह्रासमान प्रतिफल होता है उसमें सीमांत उत्पादन क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है, और कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। इसमें जो होता है साधन के घटते प्रतिफल में सीमांत जो कुल उत्पादन होता है वो बढ़ता तो है, पर क्या होते है, उसकी दशा क्या होती है, घटना शुरू हो जाए। इस दशा में उत्पादन, सीमांत उत्पादन बढ़ती है। हम देखते हैं नोट, उत्पत्ति ह्रास नियम अल्पकालीन उत्पादन फलन का तीसरा नियम है। ये तो हमने पढ़ा पहले, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम तीसरा नियम है। किंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उत्पत्ति के तीनों नियमों को एक ही नियम मानता है, और जो आधुनिक अर्थशास्त्री थे उन्होंने इन तीनों नियमों को एक ही माना, और इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम दिया, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम दिया। आधुनिक अर्थशास्त्र की दृष्टि से उत्पत्ति का मूलतः एक ही नियम है। उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति समता नियमों केवल उत्पत्ति ह्रास नियम की 2 स्थायी अवस्थाएं हैं। तो मार्शल और उनके अनुयायियों ने उत्पत्ति ह्रास नियम को केवल कृषि तक सीमित रखा, किंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इसे कृषि तक ही सीमित न रखकर उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रियाशील माना। आधुनिक जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इसको हर एक वस्तु पे रखा, पर मार्शल ने इसने हर एक प्रत्येक क्षेत्र में कृषि में ही सीमित रखा। हम देखते हैं स्टीगलर ने क्या कहा, जब कुछ उत्पत्ति साधनों को स्थिर रखकर एक उत्पत्ति साधन की इकाइयों के समान वृद्धि की जाए, तब एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन की उत्पन्न होने वाली वृद्धियाँ कम हो जाएगी, अर्थात सीमांत उत्पादन घटेगा। श्रीमती जॉन्स रॉबिन्सन ने उत्पत्ति ह्रास नियम यह बताता है कि यदि किसी एक उत्पत्ति के साधन की मात्रा को स्थिर रखा जाए और अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए, तो एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होती है। प्रोफेसर बेनहम ने उत्पादन के साधनों के सहयोग में एक साधन का अनुपात जैसे जैसे बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे एक बिंदु के बाद उस साधन का सीमांत और औसत उत्पादन घटता जाता है। उत्पत्ति के नियम अथवा परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की मान्यताएं क्या हैं? अब देखते हैं, एक उत्पत्ति साधन परिवर्तनशील हैं और
अन्य साधन स्तर होते हैं। परिवर्तनशील साधन में एक साधन स्तर होता है, अन्य साधन क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। परिवर्तनशील साधन की समस्त इकाइयाँ समरूप होती हैं। जो साधन की समस्त इकाइयाँ होती हैं तभी इसको समरूपता का नियम भी कहा जाता है। तकनीक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। तकनीक स्तर में क्योंकि अल्पकाल का समय होता है, इसमें हम तकनीक में परिवर्तन नहीं कर सकते। स्तर साधन अविभाज्य होते हैं। हम भूमि का विभाजन नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी मशीन का हम विभाजन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से विभिन्न उत्पत्ति साधन अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं, उनका स्थानापन्न नहीं कर सकते हैं। स्तर साधन सीमित और दुर्लभ होते हैं। स्तर साधन क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं, क्योंकि हम इनका प्रयोग ये नहीं हो सकता कि हमारे पास ये बहुत मात्रा में हो, सीमित होते हैं। धन्यवाद। आपको इस क्लास में ऐसे ही जुड़े रहें और दिसंबर फर्स्ट वीक तक, सेकंड वीक तक आपके वीडियो की बात जरूर आएंगे। आप ऐसे ही सहयोग करते रहें। धन्यवाद।